हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू +1 अकाउंटेंसी क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट की हमने जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। आज की इस क्लास में हम कैश डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पिछली कुछ उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री हम लोग पहले कर चुके हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। गुड्स सोल्ड टू वासुदेव ₹10,000। हमने 10,000 रुपए की जो गुड्स है वासुदेव को सेल की। देखिए इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। सेल नॉमिनल अकाउंट है, इसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं भी कैश वर्ड नहीं दिया हुआ, नाम दिया हुआ है, तो यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर हम वासुदेव यानी कि जो नाम है उसका प्रयोग करेंगे। वासुदेव, इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। जब हम गुड्स वासुदेव को दे रही हैं तो वो या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, तो हम उसे दे रहे हैं, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल इस पे अप्लाई होगा, तो हम इसे डेबिट करेंगे। यानी कि जर्नल एंट्री हमारी बनेगी वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसके बाद है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव ₹10,000। वासुदेव को हमने ऊपर जो 10,000 रुपए की गुड्स सेल की थी, उन गुड्स में से कुछ डिफेक्टिव थी तो उसने हमें वापस कर दी। जब वासुदेव हमें गुड्स वापस करेगा तो ऊपर हमने जो जर्नल एंट्री पास की थी इसका हम अपोजिट कर देंगे। पहले हम उसको दे रहे थे तो जो वासुदेव था वो रिसीवर था, इसलिए हमने उसे डेबिट किया। इसके अंदर हम वासुदेव को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, वासुदेव, इसको हमने क्रेडिट किया क्योंकि वासुदेव अब हमें गुड्स दे रहा है। बीइंग पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। अब जब हमने गुड्स सेल की थी तो हमने सेल वर्ड का इस्तेमाल किया। बिका हुआ माल वापस आ रहा है, बिकी हुई वस्तुएं वापस आ रही हैं, तो उसके लिए हम सेल रिटर्न वर्ड यूज करेंगे। तो यानी कि सेल रिटर्न, अगर सेल को क्रेडिट किया जाता है तो यहाँ पर सेल रिटर्न को डेबिट किया जाएगा। इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव ₹8800 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। हमने वासुदेव से जो कैश है वो रिसीव किया 8800 रुपए और हमने उसे डिस्काउंट दिया 200 रुपए का। कई बार देखो बच्चे, बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम किसी भी दुकानदार के साथ करते हैं, अगर वो दुकानदार हमें वो चीज 100 रुपए की बताता है तो हम उसे 100 रुपए नहीं, 90, 95, 80, 85 बार्गेनिंग करने के बाद जितने पे दोनों पे एग्री होते हैं हम उतनी पेमेंट उसको करके आते हैं। यानी कि कुछ डिस्काउंट तो हमें दुकानदार खुद दे देता है और कुछ हम जबरदस्ती ले लेते हैं बार्गेनिंग करके। तो पिछली क्लास के अंदर हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसके प्राइस में कुछ डिडक्शन कर दी जाती है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और उसको वो खरीदे। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो हमारी कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, ऑन द स्पॉट पेमेंट करने के लिए मजबूर करता है, उकसाता है, क्योंकि उनको पता है कस्टमर को कि अगर आज मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे 100 रुपए के बदले में 80 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर मैं 10 दिन बाद पेमेंट करके जाता हूँ, 20 दिन बाद पेमेंट करके जाता हूँ, तो मुझे 100 के 100 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि वो जो 20 रुपए का फायदा है फिर कस्टमर को नहीं होता। तो उस बेनिफिट को लेने के लिए कस्टमर ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है, और ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल होता है, डिस्काउंट की वजह से। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक एक्चुअल डिस्काउंट है जो कस्टमर को दिया जा रहा है, तो एक्चुअल डिस्काउंट अगर हम कस्टमर को दे रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो डिस्काउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हमने रूल पढ़ा था बेसिक टर्म्स डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उनको डेबिट कर दिया जाता है और जितनी भी प्रकार की इनकम होती है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा है तो हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए इस टाइम इनकम है या लॉस है। जो ट्रांजैक्शन हमको दे रखी है इसको दोबारा से पढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव ₹8800। हमने वासुदेव से 8800 रुपए रिसीव किए। पहले हम देखें कि हमने वासुदेव से लेना कितना था। हमने वासुदेव को उधार में गुड्स सेल की थी 10,000 रुपए की।
उसमें से 1,000 रुपए की गुड्स वासुदेव ने हमें वापस कर दी। तो यानी कि अब मैंने वासुदेव से 9,000 रुपए लेने थे, वो दे कितने रहा है? 8800 रुपए दे रहा है। 9,000 लेने थे, वो 8800 दे रहा है, यानी कि 200 रुपए का उसने डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये ट्रांजैक्शन है वो इतने पोर्शन के लिए की जाएगी। इतने पोर्शन के लिए क्यों? 10,000 को तो हम ऑलरेडी यहाँ पर ट्रीट कर चुके हैं, 1,000 की जनरल एंट्री हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो इस पार्ट की एंट्री अभी हमें करनी है। वासुदेव से हमें कैश रिसीव हो रही है। कैश जब भी अपने पास आती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, तो इसको हम डेबिट करते हैं। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। और कितने से? जितने की एक्चुअल में कैश आ रही है। एक्चुअल में कैश आ रही है 8800 रुपए की। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड हमें मिलने थे, यहां से ध्यान से समझना बच्चे, हमें मिलने थे 9,000 रुपए, मिल रहे हैं 8800, तो 200 का फायदा है कि नुकसान है? दोबारा से रिपीट करती हूँ, 9,000 मिलने थे, 8800 मिल रहे हैं, तो 200 का हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। वैसे भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया, हम छूट दे रहे हैं, तो छूट देना हमारे लिए नुकसान होता है। तो यानी कि नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक नुकसान को डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर जो ये डिस्काउंट है इसे डेबिट किया जाएगा, और कितनी अमाउंट से? जितने का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 200 रुपए। और वासुदेव से हमें कैश रिसीव हो रही है। वासुदेव पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर जो वासुदेव है वो हमें पेमेंट कर रहा है, तो वो रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? गिवर हुआ। क्रेडिट द गिवर, कितने? 9,000 से। वासुदेव के अकाउंट को 9,000 रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि हमने उससे लेने थे 9,000 रुपए, लेकिन वो एक्चुअल में दे तो 8800 रुपए रहा है ना, तो हम उसके अकाउंट को 9,000 से क्रेडिट क्यों करेंगे? बेटा, यहाँ पर जो डिस्काउंट का लॉस है वो हम यहाँ पर ट्रीट कर चुके हैं। डिस्काउंट के लॉस को हम यहाँ पर ट्रीट कर चुके हैं। पहला कारण इसका कि हमने इसको 9,000 से क्रेडिट क्यों किया। ऊपर पहली एंट्री पे देखें, वासुदेव का अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पर डेबिट कितने से करेंगे? 10,000 से करेंगे। दोनों ही अकाउंट 10,000 से डेबिट और क्रेडिट होंगे। इसके अंदर वासुदेव ने हमें जितनी गुड्स वापस की उतने से ही हम इसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। वासुदेव का अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ 10,000 से, क्रेडिट हुआ 1,000 से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डेबिट 10,000 से है, क्रेडिट 1,000 से है, तो यानी कि 9,000 रुपए ज्यादा से डेबिट है। तो वो 9,000 रुपए ज्यादा से जो डेबिट था उसके इफेक्ट को हमने यहाँ पर क्रेडिट करके खत्म कर दिया। इसका एक कारण तो ये है कि हमने डेबिट या क्रेडिट का जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सेट ऑफ करने के लिए उसके अमाउंट को 9,000 रुपए से क्रेडिट किया। दूसरा कारण क्या है? एक्चुअल में यहाँ पर हम पेमेंट दिखाते हैं वो जो पेबल अमाउंट है, उस पर्सन ने हमें कितना देना था। हमने 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया, 1,000 की उसने वापस कर दी, तो हमने उससे 9,000 रुपए लेने थे। तो एक्चुअल में उस पर्सन की पेबिलिटी 9,000 रुपए की है। 9,000 रुपए से वो हमारा देनदार है, उसने हमें 9,000 रुपए देने थे, तो इसलिए हम इसको 9,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे। और इसमें से जितनी पेमेंट हमारे पास आ गई है और उसको हम कैश से दिखाएंगे और बाकी अमाउंट को डिस्काउंट से दिखाएंगे। और तीसरा कारण हम यहाँ पर 9,000 से क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे यहाँ पर हमने एक्चुअल में इसके बाद वासुदेव के साथ हमारा कोई लिंक नहीं रहेगा। कोई लिंक नहीं रहेगा कहने का मतलब क्या है? देखो बच्चे, हमने 9,000 रुपए उससे लेने थे, उसने हमें 8800 रुपए दे दिए, 200 रुपए का उसने डिस्काउंट हमसे ले लिया। जब वो 200 रुपए का डिस्काउंट लेकर 8800 रुपए हमें दे देता है, तो क्या इसके बाद हमने अब उससे कुछ लेना है?
नहीं, हमारी सभी ट्रांजैक्शन जो अब तक हमने की थी वो उनका हिसाब किताब पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर इस वजह से भी 9,000 को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि इसके बाद उसकी तरफ किसी भी प्रकार की पेबिलिटी हमें लेकर नहीं बचती। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड का नाम दिया हुआ होता है तो अंडरस्टूड होगा कि वो कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसके लिए स्पेशली ट्रेड वर्ड यूज किया जाएगा। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन की ओर देखते हैं। बोट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस ₹15,000 लेस 20% कैश डिस्काउंट। हमने पवन से 15,000 रुपए की लिस्ट प्राइस की गुड्स खरीदी। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या, पहले भी बताया था, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 15,000 की गुड्स हम उससे खरीद रहे हैं और 20% का कैश डिस्काउंट पे हम उसको दे रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। देखो, गुड्स के ऊपर 15,000 रुपए है। आपने किसी से कोई चीज खरीदी, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन के डिब्बे पे उसका जो प्राइस है वो 15,000 रुपए है। दुकानदार आपको कहता है, आप पूछते हो जिसके ऊपर कितना लेस मिलेगा, दुकानदार ने बोला कि इसके ऊपर 10% 20% लेस मिलेगा। तो आप पेमेंट कौन सी अमाउंट की करोगे, इस 15,000 की पेमेंट करोगे या लेस करने के बाद जो पेमेंट बनती है उसकी करोगे? नेचुरल सी बात है कि लेस करने के बाद। तो इसका हम 20% निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 3,000 रुपए। यानी कि 15,000 रुपए के मोबाइल के बदले में हमें 20,000 रुपए कैश देनी पड़ेगी और 3,000 का डिस्काउंट है। और गुड्स कितने की थी या वो मोबाइल कितने का था, वो 15,000 रुपए का था। अब क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को देखें तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, बोट गुड्स। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, परचेज वर्ड किया जाता है। गुड्स को खरीदने के लिए जर्नल एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट, परचेज को हम डेबिट करते हैं। कितने से, जितने की गुड्स हम खरीद रहे हैं। हमारे पास गुड्स कितने रुपए की आ रही हैं, गुड्स तो 15,000 रुपए की आ रही हैं। हमने जो मोबाइल खरीदा उसका MRP तो 15,000 है, दे हम 12,000 रुपए रहे हैं। तो यानी कि परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 15,000 रुपए से। इसके बाद हम क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं तो खरीदते वक्त ये जो 3,000 रुपए का डिस्काउंट था, ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान? देखो, ट्रांजैक्शन की एक्चुअल समझते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, 15,000 रुपए की गुड्स थी, 3,000 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल गया और हम दे कितने रहे हैं, 12,000। यानी कि अगर इसको एक स्टेटमेंट में देखा रहे, 15 की चीज 12 में मिल रही है, 15,000 की चीज 12,000 रुपए में मिल रही है। तो यानी कि 3,000 रुपए का हमें फायदा हो रहा है। और डिस्काउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर हमें कोई इनकम होती है, कोई हमें फायदा होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, गुड्स खरीद ली, डिस्काउंट हमें मिल गया, कैश की बारी आती है क्योंकि हमने अब इसके बदले में पेमेंट भी तो करनी है। कैश अकाउंट क्योंकि रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जितने रुपए की कैश जा रही है तो 12,000 रुपए की कैश जा रही है। तो यहाँ पर ये देखो, जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर जितनी भी की है, अब तक हम जो जर्नल एंट्री करते आए थे उसमें एक डेबिट होता था और एक क्रेडिट होता था। और आज हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर एक टाइम में एक से ज्यादा अकाउंट्स को डेबिट किया जा रहा है। एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, कैश अकाउंट भी डेबिट है और डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट है। ऐसे ही इस ट्रांजैक्शन के अंदर देखें, एक टाइम में एक से ज्यादा अकाउंट्स को क्रेडिट किया जा रहा है। यानी कि एक डेबिट दो क्रेडिट, दो डेबिट एक क्रेडिट। तो इस प्रकार की जर्नल एंट्री को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? एक ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक ही समय में एक से ज्यादा अकाउंट्स को या तो डेबिट किया जा रहा होता है या
क्रेडिट किया जा रहा होता है उसको हम कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री के नाम से भी जानते हैं। और जिन एंट्री के अंदर एक टाइम में एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होता है उन्हें हम बोलते हैं सिंपल एंट्री। उन्हें हम बोलते हैं सिंपल एंट्री। होप सो कि ये डिस्काउंट वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा आपको। अगले ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ऑनर ₹2000। ऑनर के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट करी है। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? व्यवसाय का जो मालिक है उस मालिक ने अपनी लाइफ पे एक पॉलिसी ली हुई है, एक बीमा लिया हुआ है और उस बीमे की जो प्रीमियम की अमाउंट है वो उसे पे करनी पड़ती है। अब मान लीजिए मैं हूं, आप लोग हैं, आप अपनी लाइफ पे अगर कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई बीमा करवाते हैं अपना, तो उसके लिए जो किस्त का भुगतान आपकी तरफ से किया जाएगा, क्या वो बिजनेस का खर्चा होगा? बिजनेस का खर्चा तो नहीं है वो, ठीक है। तो जब वो बिजनेस का खर्चा नहीं है तो किसका खर्चा है? वो ओनर का खर्चा है, उसका पर्सनल खर्चा है। और उसके जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? ड्राइंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट किया जा रहा है ओनर के लिए, बिजनेस की तरफ से ओनर के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट की जा रही है, इसको हम नाम देंगे ड्राइंग का। और ड्राइंग को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो आप यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस नाम नहीं दिखाएंगे, जर्नल एंट्री के अंदर इसे हम ड्राइंग का नाम देंगे क्योंकि ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस में आता है और उसके लिए हम ड्राइंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग को क्योंकि हमेशा डेबिट किया जाता है तो इसे हम 2000 रुपये से डेबिट कर देंगे। और क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगी, कैश की इन्वॉल्वमेंट है, कैश जा रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलने से पहले हम एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। देखो बच्चे, बिजनेस के में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं। अभी जैसे आज की अगर हम टाइम में देखें तो जैसे कि ये अभी चल रही है, ये कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है हमारी तरफ से जो ऑनलाइन की जा रही हैं। बहुत सी पेमेंट्स है जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन क्या होता है कि हमारे अकाउंट में से जो पेमेंट है वो डायरेक्ट किसी दूसरे के अकाउंट में चली जाती है। ऐसा ही एक जरिया चेक का भी होता है। बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डीलिंग करते वक्त कैश का इस्तेमाल करने की बजाय चेक का इस्तेमाल करता है। वो एक चेक साइन करके दे देता है और जिस पर्सन को उसने चेक साइन करके दिया वो उस चेक को लेकर बैंक में जाता है और बैंक में जैसे वो चेक जमा करवाता है तो हमारे अकाउंट में से, क्योंकि चेक हमने दिया है, हमारे अकाउंट में से पेमेंट कट जाती है और उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाती है। तो यानी कि पेमेंट देने के लिए कैश के साथ साथ और भी बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प ली जा सकती है। डिजिटल तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से कोई पेमेंट की जाती है तो उसको हम जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। पेमेंट मेड टू राम ₹2000 बाय चेक। हमने राम को 2000 रुपए की पेमेंट चेक के जरिए की। अब राम को हम पेमेंट दे रहे हैं। राम डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हम राम को दे रहे हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। पेमेंट है 2000 रुपए की। अगर हम इसको कैश के जरिए पे कर रहे होते तो हम यहाँ पर नीचे कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते कि कैश जा रही है। लेकिन अब क्योंकि हम इसे कैश के जरिए पे नहीं कर रहे हैं, हम चेक के जरिए पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैश की जगह बैंक अकाउंट वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो 2000 रुपए का जो बैंक की अमाउंट है, हमने बैंक को बैंक को हमने क्रेडिट क्यों किया? इसको क्रेडिट करने का कारण क्या था कि जैसे ही हमने इसको चेक दिया तो हम अपनी तरफ से ये मान लेंगे कि हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें से 2000 रुपए कम हो गए हैं और वो उस पर्सन को मिल गए जिसको हमने चेक दिया।
यानी कि राम के खाते में वो 2000 रुपये जुड़ गए और हमारे खाते में से वो 2000 रुपये कट गए। अब क्योंकि हमारे अकाउंट में से पेमेंट जा रही है तो बैंक दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर बैंक पेमेंट कर रहा है उस पर्सन को, तो इसलिए हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। इसके बाद पेमेंट रिसीव्ड। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पेमेंट चेक के जरिए कर सकते हैं, कोई चेक हमें भी रिसीव हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा चलिए देखते हैं इस ट्रांजैक्शन से। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स रुपी 200 बाय चेक। हमने एक्स से 200 रुपए का एक चेक रिसीव किया। 200 रुपए का चेक हमने जब रिसीव किया तो ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी? अगर हमारे पास कैश आई होती तो हम एंट्री लिखते कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट कर देते, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट क्योंकि यहाँ पर पेमेंट कैश में नहीं आ रही है और क्रेडिट करते हम वो पर्सन का नाम जिसने हमें पेमेंट दी, एक्स अकाउंट क्रेडिट 200। तो यहाँ पर एक्स वाला पार्ट तो ठीक है कि हमने इसे क्रेडिट कर दिया, डेबिट अब हम इसी से करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के अंदर जब हमने पेमेंट की थी तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया था कि बैंक दे रहा है, यहाँ पर बैंक को रिसीव होगा क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हो रही है और पेमेंट किस में जाएगी? हमारे बैंक अकाउंट में जाएगी। तो जब बैंक अकाउंट में जा रही है तो यानी कि बैंक रिसीव कर रहा है और रिसीविंग के केस में बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए। बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए, नहीं पर ऐसा भी नहीं होगा। यहां पर हम डेबिट करेंगे चेक इन हैंड। अब इसका कारण क्या है? देखो बच्चे, हम अगर किसी को चेक के जरिए पेमेंट करते हैं तो हमें ये श्योरिटी होती है कि उस पर्सन को पेमेंट मिल जाएगी क्योंकि हमारे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है। अगर मैं ऊपर वाले ट्रांजैक्शन को ही देखती हूँ, मेरे बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं और मैंने 2,000 रुपये का चेक दे दिया, तो 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये आसानी से जा सकते हैं, बैलेंस मेरे पास 8,000 रुपये रह जाएगा। मुझे मेरे बैंक अकाउंट का तो पता है, लेकिन जब कोई पर्सन हमें देता है, कोई चेक के जरिए पेमेंट करता है, तो हमें ये तो नहीं पता ना कि उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस है भी या नहीं। हो सकता है कि उसने हमें जो चेक तो दे दिया लेकिन उसके बैंक अकाउंट में पैसा ही ना हो। जब उसके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो क्या मुझे पेमेंट रिसीव होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पर जब भी हमें किसी से चेक के जरिए पेमेंट रिसीव होती है तो उस केस में हम चेक इन हैंड को डेबिट करते हैं और चेक इन हैंड को तब तक डेबिट रखते हैं जब तक कि हमें ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि हमें वहां से पेमेंट मिल जाएगी या एक्चुअल में हमें पेमेंट मिल नहीं जाती। तो एंट्री हम करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि और एक्स को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि एक्स से हमें पेमेंट रिसीव हो रही थी, एक्स यहाँ पर गिवर था। होप सो कि आपको ये जितनी भी मैंने अलग अलग पार्ट्स करवाए हैं ट्रांजैक्शन के समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फटाफट से अभी हमने जो ये जर्नल एंट्री की है इनको फटाफट से इनका जो फॉर्मेट है उसके अंदर डाल लेते हैं। फर्स्ट एंट्री थी अपने पास गुड सोल्ड टू वासुदेव रुपी 10,000, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हमने सेल को क्रेडिट करना है और वासुदेव को डेबिट करना है। वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल अमाउंट 10,000। इसके बाद हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू वासुदेव। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन थी अपने पास गुड्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, जिसके अंदर सेल रिटर्न को डेबिट किया जाना है और वासुदेव को क्रेडिट किया जाना है। तो कर लेते हैं सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव अमाउंट 1,000। इसके बाद तीसरी इसकी नरेशन हम लिख देंगे यहाँ पर गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव टू अस। इसके बाद हमें वासुदेव से जो कैश है वो रिसीव हुई थी, इसकी जर्नल एंट्री को हमने इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पर डेबिट पार्ट को उठाएंगे पहले। तो डेबिट के अंदर देखिए दो चीजें हैं, कैश भी और डिस्काउंट भी। कैश अकाउंट डेबिट, उसके सामने जितनी अमाउंट थी, जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई थी। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200।
टू वासुदेव 9,000। इसकी हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, हमने गुड्स खरीदी थी तो यहाँ पर डेबिट किया जाना था परचेज को, डिस्काउंट और कैश दोनों को क्रेडिट किया जाना था। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट किया जाना है 15,000 से, टू डिस्काउंट 3,000, टू कैश 12,000। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। 15,000 है तो इधर भी इन दोनों का टोटल 15,000 ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसकी नरेशन लिख देंगे यहाँ पर, गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट पेड लाइफ इंश्योरेंस, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट किया जाना है, टू कैश 2,000। इसकी जनरल एंट्री में हम दिखा देंगे, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर ऑनर। नेक्स्ट हमने राम को पेमेंट की चेक के जरिए, इसकी जनरल एंट्री बनी थी राम अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट 2,000, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। नेक्स्ट लास्ट पेमेंट रिसीव हुई थी एक्सेस से चेक के जरिए, तो इसके लिए हमने जनरल एंट्री करनी है जिसमें चेक इन हैंड को डेबिट किया जाना है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, टू एक्स 200, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। आज की क्लास में हम इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जो फर्दर टाइप की ट्रांजेक्शन है उनकी तरफ चलेंगे। थैंक यू एवरीवन।